अब देखेंगे ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट का रिएक्शन। नंबर 1 जो था वो था रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नंबर 2 इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसके साथ रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम लोग ई मानते हैं और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही करना है और इसलिए मैंने ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं किया। तो क्या होगा, ई का रिएक्शन जब O2 के साथ करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगा। वापस फिर से आते उस पॉइंट के ऊपर, ई के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ई जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास बॉन्ड पेयर होते हैं 2 और लोन पेयर होते हैं 2। सही है। जब ये एक्साइटेड स्टेट 1 में जाएगा तो बॉन्ड पेयर रहेंगे 4 और लोन पेयर विल बी 1। ई को एक्साइटेड स्टेट 2 में जाता है तो बॉन्ड पेयर विल बी 6 एंड लोन पेयर विल बी 0। यहाँ तक सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब ये 2 बॉन्ड बनाता है एट दैट टाइम ये कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है, p ऑर्बिटल। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो यूज करेगा p एंड d ऑर्बिटल। लेकिन जब ये 6 बॉन्ड बनाएगा तो यूज करेगा s p d ऑर्बिटल। यहाँ तक ठीक है। ओके, अब रिएक्शन करना किसके साथ है, ऑक्सीजन। तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p। यहाँ तक सही है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास s ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं s के पास, वन विल बी क्लॉकवाइज, सेकंड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। अब ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से कितने ऑलरेडी पेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड है, तो बॉन्ड कितने बना सकता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, p ऑर्बिटल यूज करेगा। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, सही है। ओके, जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा मतलब यहाँ पे E का वैलेंस कितना है और ऑक्सीजन का वैलेंस, ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बनाता है 2, उसका रेशो क्या है 1:1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, EO। E 4 बॉन्ड भी बना सकता है, तो E ने कितने बॉन्ड बनाए 4। सिंपल रेशो क्या रहेगा, E:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, EO। ठीक है। सपोज हम एक और लिखते हैं, E कितने बॉन्ड बना सकता है, ये बनेगा EO3। क्या बनेगा, EO3। एग्जांपल बताता हूं इसका। एक आता है SO, दूसरा आता है SO2 और तीसरा आता है SO3। सही है। अब ओवरलैपिंग, जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, E। और ऑक्सीजन के पास कौन सा, E और P का ओवरलैप पॉसिबल है, यस। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। आगे हम यहाँ देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट 2 में, एक्साइटेड स्टेट 2 में कौन से ऑर्बिटल को यूज किया, P और D। ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, तो P का ओवरलैप P के साथ हो सकता है, P का ओवरलैप D के साथ हो सकता है। तो सेकंड वाला मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा। व्हाट अबाउट थर्ड वन, करेगा नहीं करेगा, करेगा। कैसे पता चला, S P और D, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, P का ओवरलैप S के साथ भी होता है, P का ओवरलैप P के साथ भी होता है, P का ओवरलैप D के साथ भी होता है। ये वाला S P D F याद रखना है, खुद के साथ और बाजू वाले के साथ। तो ये P वाला खुद के साथ ओवरलैप कर सकता है, S के साथ ओवरलैप कर सकता है, D के साथ ओवरलैप कर सकता है। और आप एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राउंड स्टेट में है, बॉन्ड कितने बनाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद 2 लोन पेयर एंड 2 लोन। SO2 बॉन्ड कितना बनाएगा, लोन पेयर कितने रहेंगे, एक। तो S डबल बॉन्ड O with 1 lone pair and the other 2 lone।
कौन बचा SO3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और हर जगह ऑक्सीजन के बाद 3 दो दो लोग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। एक ये पूछा जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या होना चाहिए sp2 बॉन्ड एंगल फाइनल बोलो, मुझे कैलकुलेशन करना नहीं आता, मैथ्स वीक है मेरा। अरे पेंसिल क्यों चाहिए, ऐसे ऐसे कर सकते हो ना। वन 95 आगे लास्ट वन 120 115 हाथ कर देख उधर रहो। आप में से कौन मुझे बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन बता सकता है? रेज योर हैंड, बैठो। आप में से कौन मुझे बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन मतलब क्या होता है बताएगा? बोलो। ओके ठीक है। बॉन्ड एंगल मतलब, अरे बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो इसके लिए बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसका एंगल ढूंढोगे? इन दोनों के बीच का। तो डबल बॉन्ड है, सिग्मा और पाई है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल हमेशा सिग्मा और सिग्मा के बीच का होता है और इसके पास एक ही सिग्मा है। ये वाला एंगल बॉन्ड एंगल नहीं रहेगा, ये लोन एंगल रहेगा, और ये वाला जो रहेगा वो लोन बॉन्ड एंगल रहेगा। लेकिन मैंने आपको लोन एंगल भी नहीं पूछा है, लोन बॉन्ड एंगल भी नहीं पूछा है, ओनली बॉन्ड एंगल पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। क्या लगा देंगे? नॉट एप्लीकेबल। थोड़ा सा लॉजिक यूज किया करो, कोई मैजिक नहीं। इसकी बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 बॉन्ड एंगल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बड़ी क्यों? ओके। नॉर्मली जब sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5। इफ नॉर्मली sp2 है तो 120 और इफ नॉर्मली sp है तो 180। इसको याद रखो, कोई ऑप्शन नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो होना कितना चाहिए? क्या लोन पेयर है सेंट्रल के पास कितने, और एक लोन पेयर के लिए कितने से कम होता है? 2.5 से अप्रोक्सीमेट 2.5 से कम का तो कितना बचेगा? 117.50 अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल। वो है ना? सही नहीं समझा? इसकी बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? कैसे देखो आप? पक्का 120, कम क्या था? पक्का 120। ओके सर, लिख देता हूँ 120। क्लियर हो गया। मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे रहेगा, ज्योमेट्री फाइंड कर देना, बॉन्ड एंगल कैसे रहेगा आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये है रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट विद ऑक्सीजन। अब
क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये जो ऑक्साइड है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है कि एम्फोटेरिक। और जनाबे आली वाला गाना बताया था, एक लाइन बताया था, उसमें ये बता दिया था उस टाइम पे कौन एसिडिक हो सकता है, कौन बेसिक हो सकता है, कौन न्यूट्रल हो सकता है, कौन एम्फोटेरिक हो सकता है, कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो सकता है। तो वो अब फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यही मान के मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्साइड का टॉपिक मैं एंड कर, तो एक छोटी सी हम बात देखेंगे। सपोज मैंने लिखा है मेरे पास यहाँ पे है मोनोऑक्साइड, कौन है मोनोऑक्साइड, और इस मोनोऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO, क्या बनेगा H2SO2। सही है गलत, गलत है ना, ये सब नो नहीं है, SO2 plus H2O, it is converted into H2SO3. SO2 plus SO3 plus H2O, it is converted into H2SO2. सही, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, इसका मतलब आप मोनोऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो हाइपोओयूएस एसिड मिलेगा, अब डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो ओयूएस एसिड मिलेगा, और ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है, ओके, ये बन जाएगा आपका। अब suppose I am writing SO4, is it possible, I am telling you, first question is that asking you first question, this molecule will exist or not, 30 seconds, बिना पूछे किसी का आंसर नहीं आएगा। क्या लगता है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, हाँ? नहीं करेगा। कितने लोगों को लगता है एग्जिस्ट नहीं करेगा, कितने लोगों को लगता है एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल है, दैट्स वेरी गुड आंसर, परऑक्साइड मतलब ऐसा मुझे आपका आंसर यही होगा, एक्सपेक्टेड आंसर। मैंने आपको बोला था जब भी कोई जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +8, लेकिन सल्फर का मैक्सिमम रेट होता है +6, तो ये जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा सल्फर डबल बॉन्ड O attached to O with no। अब बॉन्ड तोड़ के देखो सभी, इसके ऊपर कितना आएगा -2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, तो ये कितना बनेगा, कितना बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर है, ओके। अब पॉसिबल है कैसे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच टू ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होगा
-1 -1 -2 -1 -1, तो ये कितना बनेगा 10। समझ में आ रहा है? तो if कोई जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड बना के देखो, उसको रेंज के अंदर लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये है रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 16 विद ऑक्सीजन। देखना है, लिखना नहीं है, पहले देख लेगा। नहीं समझा तो पूछो जल्दी। डन? बोलो क्या नहीं समझा? ऑल क्लियर? 2 मिनट लिखने के लिए। शुरू है ना?
अब आते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन 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 आयोडीन एस्टेटाइट। एस्टेटाइट को नहीं कंसीडर करेंगे, क्लोरीन 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 आयोडीन। ई स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ई का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, बिना पेन पेंसिल पकड़े बताना है, ठीक है। जब पूछूंगा तो बताना है, 20 सेकंड का समय आपके पास है। ई का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे, देन व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर हियर। Done. EX2, EX2, EX4, इनमें से कौन सा अनस्टेबल होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। EX6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्होंने जो बोला है EX6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सही है गलत? उनका कहना है कि ये EX6 जो रहेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सही है गलत? सही, मतलब EX6 जो रहेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। EX6 एस ऑर्बिटल यूज करता है, नेक्स्ट वाला डी ऑर्बिटल एस डी ऑर्बिटल कौन तो है। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? EX6 व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2p5 ऐसे, ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ ये जो हैलोजन है ये कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? ठीक है। ये कब बनाता है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में कौन से ऑर्बिटल यूज किए हैं? p। क्या p और p का ओवरलैप हो सकता है? यस। इसका मतलब ये ग्रीन सिग्नल, पहले ब्लू से मार्क किया लेकिन अब ग्रीन सिग्नल। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। कौन सा एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट 1 में कितने बॉन्ड बनाता है? यहाँ कितने बनाए? 4। कितना लोन पेयर रहेगा? 1। ओके, जब ये एक्साइटेड स्टेट 1 में रहेगा तो कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा? p और d। और हैलोजन के पास कौन सा है? p। क्या p और p का ओवरलैप होता है? क्या p और d का ओवरलैप होता है? यस। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। कौन सा एक्साइटेड स्टेट? एक्साइटेड स्टेट 2। कितने बॉन्ड बनाता है? कितने लोन पेयर रहेंगे? बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? s, p और d। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? p का s के साथ ओवरलैप हो सकता है? यस। p का p के साथ ओवरलैप हो सकता है? यस। p का d के साथ ओवरलैप हो सकता है? यस। अरे p ऑर्बिटल हैलोजन के पास है, इसके पास p ऑर्बिटल है। मैंने क्या बोला था? ये p ऑर्बिटल खुद के साथ ओवरलैप कर सकता है और बाजू वाले के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो p खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा तो p ओवरलैप बन गया। p बाजू वाले के साथ लेफ्ट साइड में बॉन्ड बनाएगा तो sp ओवरलैप हो गया, और राइट साइड में बॉन्ड बनाएगा तो pd ओवरलैप हो गया। और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होते हैं? sp होता है, pb होता है और db होता है। तो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। समझा है? नहीं समझा है? 20 सेकंड के बाद पूछूंगा, देख लो।
क्लियर है अभी? अरे यस और नो? यस। अभी भी नहीं समझा? समझा नहीं समझा? नहीं समझा? देखो हमको ई और एक्स इन दोनों का ओवरलैप करना है। ग्राउंड स्टेट में ई कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा? पी ऑर्बिटल। और एक्स के पास कौन सा ऑर्बिटल है? पी। क्या पी का ओवरलैप पी के साथ हो सकता है? तो ये तो चला गया। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? मतलब ई जो रहेगा वो कहाँ होगा? एक्साइटेड स्टेट 1 में। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। इसको किसको यूज करेगा? पी और डी को। और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? पी। तो पी और पी का ओवरलैप हो सकता है, पी और डी का ओवरलैप हो सकता है। सही है यहाँ तक? ओके। जब ये 6 बॉन्ड बनाएगा तो किसको यूज करेगा? एस, पी और डी। तो ये जो हाइड्रोजन का पी ऑर्बिटल रहेगा ये इसके एस के साथ भी ओवरलैप करेगा, पी के साथ भी ओवरलैप करेगा, डी के साथ ओवरलैप करेगा। अब पी का एस के साथ का ओवरलैप पॉसिबल है? यस और नो? पी का पी के साथ ओवरलैप पॉसिबल है, पी का डी के साथ ओवरलैप पॉसिबल है। तो इसने जो 3 टाइप के ओवरलैप किए हैं वो तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा ये भी एग्जिस्ट करेगा। डन? ओके। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल के साइड। 30 सेकंड आपके पास है। तीनों में घूमना है, पेन पेंसिल को यूज नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री आपको केमिकल बॉन्डिंग से मिल जाएगी, वो रिपीट नहीं करूंगा। हो गया? डन? कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने लोन पेयर? कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने लोन पेयर? कितने बॉन्ड बनाएगा? सही है? डन? हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए। 2 लोन पेयर है, 2.5 2.5 5 से कम होगा, कितना रहेगा? 115 अप्रोक्सीमेट। सही है? sp3 आएगा। आप लोग sp2 बोल रहे थे ना? 3 बोल रहे थे, मेरे सुनने में मिस्टेक हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp1। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5। 5 से कम होगा तो 104.5 अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है? व्हाट अबाउट दिस वन? sp3b। sp3b बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट कोई बात, ये बाद में आएगा। ठीक है? बॉन्ड एंगल बाद में आएगा। ये आएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, इस प्रकार से रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने आपको पूछा, मेरे पास यहाँ पे है SeF2 और मेरे पास है SeCl2। इनमें से किसके बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? यहाँ पे Fe और F के बीच का बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे Fe और Cl के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो जितना बॉन्ड लेंथ कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो उतना ही वो बॉन्ड जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है? तो एक मैं यहाँ पे लिखूंगा F-1 Cl-1 Br-1 और I-1। किसका मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? इसका F-1, उसके बाद Cl-1, उसके बाद Br-1 और सबसे कम रहेगा। क्लियर है?
ओके, अब ये जो है ये डाई हैलाइड है या ट्राई हैलाइड है? ये डाई हैलाइड भी बना सकते हैं, टेट्रा हैलाइड भी बना सकते हैं, हेक्सा हैलाइड भी बना सकते हैं। एक बार देख लो, डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड। इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा फ्लोराइड का या आयोडाइड का? क्लोराइड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रिएक्टिविटी कम, जिसका स्टेबिलिटी कम उसका रिएक्टिविटी ज्यादा। तो मोस्ट स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा फ्लोराइड में और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा आयोडाइड। क्लियर है? देख लिया? नहीं समझा तो बोलो। ये वाला क्लियर हुआ? कुछ लोगों को लगता था ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा उसका रीजन भी बताया है। ऑल क्लियर? राइट। 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट का एक ही मिनट है यहाँ पर। साइज बढ़ गया ना, वो एकदम छोटा नहीं है, तो एकदम साइज छोटा होता है तब वो आता है। जैसे ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 2 के रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, वैसे सल्फर का टेस्ट से ज्यादा है तो साइज स्मॉल। तो अप्रोक्सीमेट पॉइंट का डिफरेंस है। जनरली इसका साइज छोटा होता है, हम शुगर से लेते हैं। आप कहीं पे भी मान शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसका साइज छोटा होता है। स्केल के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन हम 3.0 के हिसाब से लेकिन एक्जेक्टली 3.0 नहीं, वो थोड़ा सा पॉइंट पे कम ज्यादा हो गया, तो इससे राउंड अप करके टेक्स्ट निकालो। उसमें देखो रिएक्शन विद हैलोजन, अब ओनली रीड करना है उसमें, ओनली रीडिंग। रिएक्शन विद हैलोजन, टेबल 7.7 के नीचे होगा। रिएक्शन विद हैलोजन ओनली रीडिंग करना है। थर्ड वाला होगा, देखो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, सेकंड वाला ऑक्सीजन, थर्ड वाला हैलोजन।
डन, यस और नो? ये लिखा था आपने, ये लिखा था, उसको पॉइंट वाइज लिख दो जो काम के पॉइंट्स है। मैं पढ़ा नहीं पढ़ा, लिखो पॉइंट वाइज। कुछ नहीं समझा तो कुछ बताता हूँ। स्टेबल क्यों है? बॉन्ड लेंथ कम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा। क्या लिखा हुआ उन्होंने? हेक्सा फ्लोराइड में से ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन ये होगा क्योंकि FF6 जो है, और हम इसमें देखेंगे PEF6, ठीक है? तो इसके बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसके बीच का बॉन्ड जो रहेगा वो वीक होगा, और बॉन्ड वीक होने की वजह से फ्लोरीन जो रहेगा वो उस बॉन्ड को तोड़ देगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। इसलिए ये अकेला एक्सिस्ट करता है, बाकी एक्सिस्ट नहीं करेगा। लैटिस एंथाल्पी बोलते हैं उसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। Done?
बॉन्ड लेंथ की सब को देख पाओगे, ठीक है। बोलो कितने पॉइंट है, डाउट है, बोलो। Among the tetrafluoride, SF6 is a gaseous state, others are liquid state and solid state. ठीक है। ओके, सेम रीजन हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि N2 और P4। तो ग्रुप नंबर 15 में जो पहला एलिमेंट था वो कौन से स्टेट में था, गैसियस। और हम यहाँ से इधर जा रहे थे तो गैसियस का क्वांटिटी बढ़ रहा था, कम हो रहा था। ये बाकी सभी के सभी कौन से स्टेट में थे, सॉलिड। तो गैसियस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये डिपेंड करता है उनके बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि सपोज हमने यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल लिखा और यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल लिखा, यहाँ पे हमने P4 मॉलिक्यूल लिखा और यहाँ पे हमने P4 मॉलिक्यूल लिखा। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, इसका लोन पेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, उसी का जिसका साइज छोटा रहेगा तो इसका लोन पेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसका लोन पेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से जब एक N2 मॉलिक्यूल दूसरे N2 मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इनका लोन पेयर जो रहेगा वो साइज छोटा होने की वजह से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है कंपेयर टू फास्फोरस। तो दो नाइट्रोजन और दो फास्फोरस में से ज्यादा रिपल्शन किस में रहेगा, नाइट्रोजन में। मतलब ये मॉलिक्यूल पास आएंगे या दूर आएंगे। तो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनके पास लोन पेयर है, क्योंकि जब वो 4 बॉन्ड बनाएंगे, देखो जब वो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो उनके पास एक क्या रहेगा, लोन पेयर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम है। इन तीनों में से किसका लोन पेयर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। खबर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ज्यादा किसका कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो दो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड और दो सेलेनियम कंटेनिंग कंपाउंड में से ज्यादा रिपल्शन किस में रहेगा। तो ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे, एक दूसरे के ज्यादा दूर जाएंगे। और जब ज्यादा दूर जाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो कौन से स्टेट में रहेंगे, गैसियस स्टेट, ठीक है। अब यहाँ से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो सेंट्रल एटम का जो लोन पेयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस कम होगा, तो सिंपल सी बात है रिपल्शन जो रहेगा वो भी कम होगा। तो पार्टिकल क्या करेंगे, पास आएंगे। तो पहले गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। और बोलो और बोलो मोनोहैलाइड्स वाला है, मोनोहैलाइड्स वाला है। हाँ देखो, अब उसमें ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो 2 बॉन्ड तो बनाने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। जब सल्फर एक ही बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ तो कैसे दिखेगा, HCl। इसके पास एक रहेगा लोन पेयर, ये रहेगा लोन पेयर और एक रहेगा अनपेयर। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। तो कभी कभी ये ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो 2 हैलोजन के जगह एक ही हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोहैलाइड। अब यहाँ पे हमारे पास एक मोनोहैलाइड है,
और यहाँ पे हमारे पास दूसरा मोनोहैलाइड है। दोनों मोनोहैलाइड के पास क्या प्रेजेंट है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, एक ये मोनोहैलाइड जो रहेगा वो दूसरे मोनोहैलाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक मोनोहैलाइड था तो इसको मोनोमर बोला, ये दूसरा मोनोहैलाइड है तो इसको मोनोमर बोलेंगे। मतलब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? डाइमर। मतलब ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट ओनली डायहैलाइड, टेट्राहैलाइड या हेक्साहैलाइड ही नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? मोनोहैलाइड भी बनाते हैं। लेकिन ये जो मोनोहैलाइड बनाते हैं उन मोनोहैलाइड के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेड के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर। एक और डिसप्रपोर्शनेट वाला रिएक्शन लिखा होगा, देखो क्या है? Cl2 का रिएक्शन इसके 2 मोल, तो यहाँ पे हमको मिलेगा SeCl4 ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 3 मोल्स ऑफ Ag। सही है। अब इस पे देखेंगे तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2, राइट साइड में जाएगा तो +2, तो इसका कितना रहेगा? यहाँ पे एक सेलेनियम का कितना रहेगा? +4, और यहाँ पे एक सेलेनियम का कितना रहेगा? 0। अब +1 से +4 है ऑक्सीडेशन हुआ, +1 से 0 पे ले क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, और जिस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये तो यहाँ पे मोनोहैलाइड मिले थे जो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेंगे और टेट्राहैलाइड और एलिमेंटल स्टेट का सेलेनियम बनाएंगे। ठीक है, और बोलो। और बोलिए। ठीक है, बोलो जल्दी। क्लियर है? एक बार पढ़ लो आप हैलाइड्स के बारे में। आप पता है एग्जाम में रात भर थके होंगे, साइलेंट मोड पे हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जेडब्ल्यू नीट ये ऐसे एग्जाम्स है जिसको 1 या 2 दिन रात भर जग के क्लियर नहीं कर सकते। तो ये अपने माइंड से निकाल ही दो कि एग्जाम के एग्जाम में रट्टा मार के कुछ नहीं होता है। ये वो एग्जाम है जिसमें एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। हम उल्टा करते हैं, हम एग्जाम के 2 दिन पहले से ही पढ़ना शुरू करते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो 0 है। ऐसा है 0, मतलब वो ठीक वैसे है जैसे बहुत सारा फोर्स लगा मेरे अपने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 ही काउंट होगा। ये जेडब्ल्यू एग्जाम में रिवीजन है जो एग्जाम के पहले कर सकते हैं। तो आप देखना वही लोगों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं जो एग्जाम के 1 रात पहले आराम से सो जाते हैं गाने सुनते। इंस्टेड रात को 2 बजे तक जगना। क्यों? क्योंकि वो माइंड को फ्रेश रखने का टाइम होता है, माइंड को फ्रेश करने का। हम उसी टाइम पे माइंड को फ्रेश करते हैं, और सिंपल सी बात है जब माइंड फ्रेश नहीं होगा तो एग्जाम के टाइम पे रिकॉल भी नहीं होगा। रिकॉल नहीं हुआ तो अभी तो याद आ रहा था, सुबह ही तो पढ़ा था, ये होगा नहीं। ठीक है, आदत ये डालो, एग्जाम के 2 दिन पहले ओनली रिवीजन करो, एग्जाम के 1 नाइट पहले आराम से रिलैक्स होकर सुनिए, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अंत